अभी तक हम लोगों ने क्या बैगा जनजाति को कंप्लीट किया था। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति एक कैसी जनजाति थी? अत्यंत पिछड़ी जनजाति, अति पिछड़ी जनजाति, है ना। अभी हम लोगों ने बैगा जनजाति को, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति को लेकर अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सहरिया जनजाति को लेकर हम उसकी उत्पत्ति को देखेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अपन परिचय देखेंगे, परिचय, फिर अपन इसकी देखेंगे कथाएं, इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया है ना, इनकी सारी संस्कृति को समझेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी जो पंच यानी पंचायत होती है वो कैसी होती है, और हम इसकी जानेंगे जो उप जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ऐसे लेके जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बैगा जनजाति को कंप्लीट किया था, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या सहरिया जनजाति को भी कंप्लीट करने वाले हैं। सहरिया जनजाति, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 3 जनजातियां जो है वो अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी है? बैगा है, एक तो सहरिया है, और दूसरी हमारी कौन सी थी? भारिया जनजाति। ये 3 जनजातियां जो हैं वो किस में आती हैं? अत्यंत पिछड़ी जनजातियां। किस बेसिस पे इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति में रख दिया गया? भारत सरकार ने इन जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। क्या हुआ था? 1960 में ढेबर आयोग बनाया गया। ढेबर आयोग ने जब पूरे भारत का विजिट किया तो उनने क्या देखा उस आयोग ने कि कुछ जो जनजातियां उनकी स्थिति गंभीर है, अत्यधिक गंभीर है, वो अपनी मुख्य धारा से पिछड़ी हुई है। जिस प्रकार से हम अपना जीवन जी रहे हैं, शिक्षा को लेके, सारी चीजों को लेके, उन सारी चीजों से वो लोग पिछड़े हुए हैं। तो इस बेसिस पे 75 यानी 75 जनजातियां पूरे भारत में से निकल के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में से कौन सी 3 जनजातियां थी? कौन कौन सी थी वो? बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति। इन जनजातियों के बारे में किसने? ढेबर आयोग ने अनुशंसा दी, तो भारत सरकार ने इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति में मतलब शामिल कर दिया। अब इनके लिए नई नई चीजें की जाएंगी, इनके लिए योजनाएं चलाई जाएंगी, इनको जो दिक्कत परेशानियां उनकी वो दूर करके इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। देखो, अब इसका परिचय को हम समझे तो परिचय में ये बात आती है निकल के कि यह सबसे पहले इनका अपन देखेंगे द्रविड़ समूह के कोलेरियन परिवार के हैं। द्रविड़ समूह के कोलेरियन परिवार के हैं ये लोग। कौन? सहरिया जनजाति वाले। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 5वें स्थान पे आती है। अब 5वें स्थान पे अगर ये आ रही है तो पहले स्थान पे कौन आएगा? तो पहले स्थान पर आती है भील, दूसरे स्थान पर आती है गोंड, तीसरे स्थान पर आती है कोल, चौथे पर आती है कोरकू, और 5वें पर आ जाती है कौन सी? सहरिया जनजाति। और अपन ने पढ़ा है बैगा, तो बैगा जो है वो 6वें स्थान पर आती है। 5, हर नंबर को याद रखने की एक ट्रिक होती है ना। जब 5 का नंबर याद रखो तो उस पे आंच रखना। मैं शहर गया तो मैंने खुद पर आंच नहीं आने दी, सहरिया था ना। अपन ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को याद करने की क्या ट्रिक बनाई थी? बैग भरकर शहर गए, मतलब बैगा, भारिया और सहरिया। तो जब शहर गए तो हमने खुद पर आंच नहीं आने दी, मतलब 5। ऐसे हर नंबर की ट्रिक होती है। नंबर 1 की खुद ही खुद होती है। जैसे 2 नंबर, सेकंड नंबर को कुछ अपने मन से बना लो, 3 बीन बजाना, ऐसे करके सारे नंबर्स को ट्रिक से कनेक्ट करके जब कोई चीज को याद रखोगे किस स्थान पर आती है तो अपन भूलते नहीं है। 5वें नंबर पे सहरिया कैसे 5वें नंबर की जनजाति है, ठीक है। अब ये 5वें नंबर की जनजाति है, इसको लेकर क्या बोलते हैं? इन्हें कुटिया पटेल, राउत या रावत से संबोधित करते हैं, और ये लोग बहुत खुश होते हैं जब ये खुद को खूटिया कहते हैं, तो इनको बहुत खुशी होती है। बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी कथाएं हैं इनको लेकर। एक कथा तो ये है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई है ना, तो सबसे पहले सहरिया जनजाति के व्यक्ति को भेजा और उसको बीचों बीच बिठाया। लेकिन जब अन्य जातियों को बनाने लगा, अन्य दूसरी जातियों को जब ब्रह्मा जी बनाने लगे और उनको बेचते गए, तो जो खूटिया मतलब ये जो सहरिया जनजाति का व्यक्ति था वो साइड होता चला गया, मतलब खूंट होता चला, खूंट पर पहुंच गया, वो एक किनारे पर पहुंच गया। जब ब्रह्मा जी ने चेक किया, जब उन्होंने देखा कि जो सहरिया जनजाति का पहला व्यक्ति था उसको मैंने बीचों बीच बैठाया था, जो खूटिया पर पहुंच गया, मतलब किनारों पर पहुंच गया, तो जब वो देखते हैं तो वो नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये शहर में रहने लायक नहीं है, जातियों के साथ, लोगों के साथ रहने लायक नहीं, इसको एकांत और जंगलों में भेजो, क्योंकि ये बहुत सीधा साधा है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, नाराज होकर इनको जंगल में भेज
देते हैं। ये कारण है इनकी किंवदंतियां हैं कि ये लोग जंगल में रहते हैं। दूसरा कारण है कि जब भगवान ने गांव बनाया, है ना, जब गांव बनाया तो गांव में जो मुहूर्त के टाइम पर जो प्रथम व्यक्ति आया, है ना, गांव की बसबसाहट में जो मुहूर्त निकला उसमें पहला जो खूंटा गाड़ा, वो खूंटिया कहलाया। तो ये लोग खूंटिया खुद को कहने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव मानते हैं ये खुद को खूंटिया कहने में। तो क्या ये सारी किंवदंतियां हैं। और क्या है, रसेल जो है, रसेल और हीरालाल हैं जो इतिहासकार है, इन्होंने भी इन्हें इन्हीं नामों से पुकारा। ये नाम कौन कौन से, खूंटिया, राउत, रावत, ये सारे इनके नाम है ना, इन नामों से इन्हें पुकारा जाता। वहीं अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें तो सहरिया को तोड़ दो। सौ का अर्थ क्या होता है, शेर, और हरिया का अर्थ होता है जंगल। तो जंगल में रहने वाले या शेर के साथी, इनको बोलेंगे। सौ का अर्थ है शेर और हरिया का अर्थ है साथी, मतलब शेर के साथी, ये खुद को कहते हैं हम शेर के साथी हैं। वहीं दूसरा फारसी में इसका जो अर्थ है वो सहरा है। सहरा का भी अर्थ क्या होता है फारसी में, जंगल। तो ये लोग क्या जंगलों में ही निवास करते हैं, इसलिए इनके जो नाम को है वो तोड़ के बताया गया है कि इसका ये अर्थ है, इसलिए जंगलों में रहते हैं। वहीं अगर इनकी कथाओं की बात करें तो इनकी उत्पत्ति की बात करें तो एक कथा ये भी निकल के आती है, दो बहनें थी। एक जो बड़ी बहन थी वो थी भीलनी, और छोटी जो बहन थी वो कौन थी, सैरिया। दो बहनें थी, कौन कौन सी, भीलनी और सैरिया। बड़ी बहन जो थी भीलनी, उससे भील जनजाति की उत्पत्ति हुई। सैरिया जो छोटी बहन थी उससे किसकी उत्पत्ति हुई, ये अपनी सैरिया जनजाति की। तो ये लोग आज भी खुद को भीलों का छोटा भाई मानते हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। खुद कहते हैं सहरिया लोग, हम लोग छोटे हैं और भील जनजाति वाले जो है वो हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। वाल्मीकि जो है उनको ये लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पितृ पुरुष हैं। ये खुद को कहते हैं वाल्मीकि को, ये हमारे पिताजी हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी एक चीज देखने को मिलती है, शबरी से भी इनकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसने राम ने जिनके झूठे फल खाए थे, बेर खाए थे, शबरी। तो इस कारण से इनको शबर, सबर और सूर कहते हैं। ये क्या है, इनकी उपजातियां क्या है, शबरी से इनकी उपजातियां कनेक्ट करो ऐसे, शबरी, सबर और शोर। क्या आ रहा है, शबरी, सबर और शोर, क्या कहते हैं, शबरी से उत्पत्ति है। शबरी को तो सब जानते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, हमारी शबरी से भी उत्पत्ति है। ऐत्रेय ब्राह्मण के ये वंशज कहते हैं ये खुद को। हम ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, देखो अपने कौन से 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं, ये वाले हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों को पढ़ना बहुत टफ था, तो वेदों को इजी करने के लिए क्या है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ लाए गए। तो क्या है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है, इनके वंशज का। तो ये लोग कहते हैं हम लोग बहुत पुराने, इसलिए ये खुद को आदिवासी भी कहते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी है, वो अबुल फजल ने लिखी। इसमें क्या है, अकबरनामा, अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा 3 स्लॉट में है। पहला वाला जो है उसमें पूरे इनका क्या है, पूर्वजों का उल्लेख है। अकबरनामे में 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले में इनके पूरे क्या है, पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरे में इसके 40 साल का जो पूरा का पूरा जो इसने युद्ध किए पूरा उसका वर्णन है। और तीसरा जो है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी में इनके उल्लेख मिलते हैं सहरिया जनजाति के। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर वहीं हम इनकी उपजाति और गोत्र की बात करें तो इनकी जो उपजातियां मैंने बताया, शबरी से आएंगे, शबर, सबर और सोर। इसको याद रखने की ट्रिक है, शबरी जो है ना, शबरी कह रही है सहरिया जनजाति के लोगों को, शहर जैसे भी अपन जाते हैं तो बहुत शोर होता है, तो वो कह रही है शबर करो, शोर मत करो, शोर मत करो। श और सा का तो ये अंतर है यहाँ पे, बस तो अपन को याद आ जाएगा, शबर, सबर और शोर। ठीक है, अनेक गोत्रों में बटे हुए हैं ये लोग। इनके जो गोत्र हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, बहुत सारे गोत्र। लेकिन जब एक ही गोत्र के लोग होते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं उसको, कुटुंब या सगोती, संगोती या भाई बंदी। मतलब अगर अपन एक ही गोत्र के लोग हैं तो अपन सगे सगे भाई बहन, अलग अलग नहीं है। ये लोग उनको अपना भाई बहन मानने लगते हैं। जैसे गोत्र एक ही सेम गोत्र के लोग हैं, वैसे भी अपन भी देखते हैं सेम गोत्र के लोगों में शादियां भी नहीं होती ना, सारे धर्मों में ऐसा है। तो ये क्या कहते हैं, हम लोग सगे भाई बंदी हैं। और गोत्र के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। 3 गोत्रों में कौन सा है, लड़िया, उड़िया और कालीपीठ।
लड़िया जो है वो खुटिया कहते हैं खुद को, अपनी शाखा जो बताते हैं, मैंने बताया खुटिया कहने में ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को कि मतलब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हमें ही भेजा था, ऐसा ये लोग मानते, तो गौरव महसूस करते हैं खुद को। अगर देखें उड़िया जो सबसे नीची जनजाति है, इन लोगों में भी सब डिवाइड है ना, उपजनजातियां, तो उसमें भी जो सबसे नीची है वो कौन सी है, उड़िया है। कालीपीठ जो है, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, तो जो कालीपीठ जो है इनकी जनजाति, वो वहां पर रथ खींचते हैं। ऐसे याद रखो, उनकी पीठ काली हो गई, रथ खींच खींच के जगन्नाथ के मंदिर की, जैसे ट्रिक से अपन इजीली याद रख सकते हैं। वहीं क्या हुआ था, गोंडों की और सहरिया जनजाति के बीच में लड़ाइयां चलती हैं, तो क्या हुआ, जब इनकी लड़ाई हुई गोंड और सहरिया जनजाति की, गोंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अब इनने जहां जहां के ओट ली, यानी जहां जहां जाकर ये लोग छिपे, जिन पेड़ों के नीचे, पत्थर के पीछे, जहां जहां, तो इनकी उपजातियां, इन्होंने उनको अपनी उपजातियां बना ली। फॉर एग्जाम्पल उमरिया, उमर के पेड़ के नीचे छुप गए, है भलोड़िया, भलोड़िया पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं देखे परवदिया, परवंदिया के पेड़ के पीछे छुप गए, परवंद के। बरोटिया भी एक पेड़ होता है, उसके पीछे छुप गए। सोलकिया, डांग, डांगिया मतलब डांगे नहीं होती है जंगलों में, उसमें जंगल में जाके छुप गए। सेलिया, सेलिया या सिल, पत्थर के पीछे। पेरुआ यानी नदी पार करके, नदी पार करने वाले पेरुआ कहलाए हैं। और छुआन, मैदानों में भागने वाले छुआन कहलाए। ऐसे ऐसा मैदान में भाग रहे थे, छू के दिखाओ, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के इजी वे में याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उपजातियां हैं, थोड़ी सी हल्की सी डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी वे में अपन इसको याद रख सकते हैं। बार बार दोहराना है। क्या है इनकी उपजातियां, पहले तो गोत्र के आधार पर क्या है, 3 भागों में बटी हुई है। गोत्र के आधार पर कौन कौन से 3 भागों में है, लड़िया, उड़िया, काली पीठ। लड़े फिर उड़ गए तो क्या हुआ, पीठ काली कर दी, ऐसे याद रख लो तीनों। फिर क्या हुआ, पीठ काली हुई तो जगन्नाथ के मंदिर में चले गए, जगन्नाथ मंदिर में उड़ीसा में जाके इन लोगों ने रथ खींचा, तो इनकी पीठ उससे और डार्क काली हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने परिचय में द्रविड़ समूह के हैं। 5वीं सबसे ऊंची बड़ी जनजाति है। खूटिया पटेल राउत कहने में खुद को अपना क्या करते हैं, ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। रसेल हीरालाल जो इतिहासकार है, उन्होंने भी इससे इनको पुकारा है। सहरिया शेर के साथी, फारसी जो है वो जंगल में रहने वाला सहरा शब्द है। 2 बहनें भीलनी और सूर्या से इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। अगर अब वही हम लोग क्या करें, इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो ये विस्तृत जो है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है। तो अगर अपन देखें, जो अपना मध्य प्रदेश का ये मैप है, इमेजिन करो, बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, याद रहेगा। मैप पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, मैप से चीजें भूलते नहीं है। ये ऊपर का क्षेत्र उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये है पश्चिम। तो ये पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यहाँ हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान का जो कोटा वाला क्षेत्र है, उसमें शाहवाद के जंगल है, शाहवाद के जंगल है। कहाँ पर, राजस्थान के कोटा वाले क्षेत्र में। ठीक है, शाहवाद के जंगलों में ये घनी आबादी में पाए जाते हैं। वहीं से चिपके हुए हैं कौन, हम लोग। ये हमारा कौन सा वाला एरिया है, हमारा उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर वाला ये क्षेत्र है। तो ये कौन सा, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र वाले एरिया में, जैसे ग्वालियर से शुरुआत कर लो, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन क्षेत्रों में पूरी सहरिया जनजाति फैली हुई। और क्या, ये बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तपेदिक से ये लोग ग्रसित रहते हैं हमेशा। ठीक है, इनको टीबी जो एक बीमारी होती है, टीबी, इनको टीबी बीमारी हो जाती है क्योंकि जो अत्यधिक शराब पीते हैं। तो ये इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, वही हम देखें तो ये वाला पूरा वाला इनका जो क्षेत्र है, इधर पे अब याद रखने में इजी हो जाएगा, भूलोगे नहीं। पूरी जितनी भी इनकी जनजाति है, 1 करोड़ मतलब 1,57,00,000 के समथिंग हम लोग की पूरी जनजाति की जो जनसंख्या है, उसमें से 4% तो सिर्फ सहरिया ही सहरिया जनजाति है। ठीक है, अगर वहीं अपन ने ये सारी उपजातियां देख ली, इनका भौगोलिक विस्तार देख लिया पूरा। वहीं अगर गोत्र की बात करें तो वो गोत्र में इनका नकटेल, पलिया, सनोरिया, ये नकटेल है, पलिया है और सनोरिया है। नकटेल क्या था, स्वाभिमान के कारण इनकी बच्चलन बहू थी, उसकी नाक काट दी, उसके कारण ये लोग क्या कहलाए, नकटेल कहलाए। पलिया, तलैया का पानी पैरों से गंदा करने के कारण इनको क्या पलिया बोला। सनोरिया क्या है, खेती में, खेत के टाइम पे, मतलब जो किसान होता है, किसान के सीने पर सूरजमुखी के बीज से
जो मतलब एक अंकुरित पौधा हुआ, जिसके कारण ये लोग कौन कहलाए, सुनोरिया कहलाए। इसी वजह से ये लोग सुनोरिया कहलाए। फिर वही सामाजिक संरचना हम इनकी देखें, सामाजिक संरचना कैसी है, पितृ सत्तात्मक समाज है, पिता को रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हीं की सारी बातें मानी जाती है। अगर पिता को कुछ हो जाता है या पिता इनका नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में घर का जो बड़ा बेटा होगा उसकी बात मानी जाएगी, वो मुखिया कहलाएगा घर का। वैसे मुखिया कौन होता है, पिताजी होती है। परिवार की एक इकाई मतलब सेपरेट हो गया, पहले से ये लोग घर के बगल में एक घर बना देते हैं। अगर फैमिली अलग हो गई या छोटी सी इकाई बन गई परिवार की, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, कुटुंब कहते हैं। इस तरीके से अपन ने शहरी या जनजाति के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा और हमें पढ़ना भी इसी तरीके से ट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे हमने पहले बैगा जनजाति पढ़ी है, तो बैगा जनजाति का आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आपको इसका पूरा इतना ट्राई करो कि जो याद कर रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। पूरा जैसा मैं बता रही हूँ उसका हुबहू एक पेज के ऊपर लिख के रखो, फटाफट से रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। ये कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, लेकिन हम जब याद करते हैं तो हमें याद करके लिखना चाहिए। इसको याद लिख के जब हम एक बार देख लेते हैं ना, तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि अब हम इस चीज को भूलने वाले नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये फिट हो गई है पूरी की पूरी। जितने बार आप उस चीज को याद करने रिवीजन करोगे, आंखों के सामने से निकालोगे, तो आपको एकदम वो हो जाएगा कि हाँ ये मैंने याद कर लिया, और आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि ये तो तुम्हें याद है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, वन लाइनर फैक्ट पढ़ोगे, और आपको फटाफट से हो जाएगा कि हाँ अब मेरा कंप्लीट है, और आपके ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं जाएंगे। ये अब अपन लोग जो आधी बची, थोड़ा सा और बचा है इसका पोर्शन, जैसे अपन इनकी सारे के सारे नृत्य वगैरह देखेंगे, सामाजिक संरचना इनकी कैसी होती है, इनके मुखिया वगैरह कौन है, पंचों को क्या कहते हैं, है ना, विवाह जो सारी जो बची हुई चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो।